एवरीवन, मैं हूं मधु, 2.5-year-old ट्विन सन्स की मॉम, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। रिसेंटली मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि मैं शेयर करूं कि हाउ डू आई मैनेज माय टाइम विथ ट्विन बॉयज। सो उन्हीं कमेंट्स पे बेस करके मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई होप उन पेरेंट्स को कुछ आइडिया मिल जाएगा कि मैं इन 2.5 सालों में कैसे डिफरेंट फेजेस में अपने टाइम को मैनेज करती आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। शुरू के 1 साल मैं घर पे ही थी, एक स्टे एट होम मॉम की तरह। मैंने 1 ईयर का लीव लिया हुआ था। शुरू के कुछ दिन तो मुझे लग गए ब्रेस्ट फीडिंग सीखने में और सिखाने में, और मेरा जियान चूंकि NICU में रहा था 3-4 दिन, तो घर आने के बाद काफ़ी बेचैन सा हो गया था। अगस्त की गर्मियाँ थी, तो शायद वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से वापस आकर। इस हॉस्पिटल में तो फिर भी मैं 1 घंटे 2 घंटे सो जाया करती थी, लेकिन घर आने के बाद फर्स्ट 2 नाइट्स वर रियली टफ। मुझे 1 मिनट भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हुआ AC लगाने के बाद, जब मेरे बेबीज उस कंट्रोल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा सोने लगे। वैसे तो उन दिनों मैं घर का काम कुछ भी नहीं कर रही थी। मेरी माँ और मेरी सास ने मुझे कम्प्लीटली उन कामों से छुट्टी दे दी थी। पर बिलीव मी, 2 बच्चों को 2-2 आवर्स के इंटरवल्स में फीड करना, उनका पॉटी साफ करना, उनके डायपर्स बदलना, उनको बर्पिंग करवाना, ये एक फुल टाइम जॉब और फुल हाउस होल्ड वर्क से मेरे लिए काफ़ी टफ था। और मेरे दोनों बेबीज का शेड्यूल भी काफ़ी डिफरेंट था। मतलब एक सो रहा होता था तो एक जाग रहा होता था। सो इसकी वजह से भी मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। सो आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू इन दोज डेज हाउ टू मैनेज टाइम। मे बी अगर आपके पास ज़्यादा मैन पावर हो तो शायद आप रेस्ट कर पाए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी। और उसके ऊपर से पहले 2 महीने तो मेरी माँ मेरे पास रुकने आई थी, उसके बाद वो भी घर चली गई। और यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी सासू माँ भी उनके साथ बिजी हो जाती थी काफ़ी टाइम। और मेरे हस्बैंड का जॉब भी स्टार्ट हो गया था, तो दिन में मैं सिंगल हैंडेडली ही अपने बेबीज को हैंडल किया करती थी। शुरू में काफ़ी टफ था, बट धीरे धीरे मैंने ये खुद को रियलाइज करवा लिया कि कुछ चीज़ों को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब जियान को मैं फीड कर रही होती थी, वियान रो रहा होता था, या फिर मैं वियान को नहलवा रही होती थी तो जियान अटेंशन मांग रहा होता था। बच्चों को रोते सुन दुख तो बहुत होता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं भी उनको बेहतर समझने लगी थी। उनके रोने के रीजंस को फिगर आउट करना मेरे लिए इजी हो गया था, और उनको पैसिफाई भी आसानी से करने लगी थी। आप भी अगर न्यू मॉम है तो आपको अब लग रहा होगा कि ये रो क्यों रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। तो ऐसे कुछ कारणों के बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप उसे चेक कर सकती हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली एक माँ सीख लेती है, उनको पता लग जाता है कि बच्चे के रोने के पीछे का रीज़न क्या है। सो वैसे मुझे भी पता लगने लगा था, और अब मेरे बच्चों के साथ जो ये अंडरस्टैंडिंग थी वो भी काफ़ी बढ़ गई थी। एज अ ट्विन मॉम आपको खुद को इस बात को मेंटली एक्सेप्ट करवाने के लिए कहना होगा कि आप एक टाइम पे 2 बेबीज को अटेंशन हर वक्त नहीं दे पाएंगी। ऐसा हो सकता है कि एक बेबी को आपको पैसिफाई करना पड़े, तब तक शायद दूसरा रो रहा हो, और तब उसके बाद जाकर उसकी बारी आए। यह काफ़ी नेचुरल है, प्रोवाइडेड आपके पास भी मेरी तरह कोई एक्स्ट्रा मैन पावर ना हो। तो मेरे वक्त प्रॉब्लम ये आया था कि कोविड का सिचुएशन आ गया था, तो पार्ट टाइम हेल्प हमें मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की हो जाता, और फुल टाइम 24/7 के लिए कोई बेबी सिटर हमें मिल नहीं पाई थी। उसके ऊपर से मैंने आपको बताया, इस दौरान मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज्ड भी हो चुके थे, उनका स्वर्गवास भी हुआ। सो इस दौरान मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। बहुत सारा बर्डन आ गया था मेरे पे। दो मेरे हस्बैंड सुबह का ब्रेकफास्ट या फिर रात को बेबी को
पैसिफाई करना, सुलाना, इन सब में बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। लेकिन ये जो दिन का टाइम होता था ये मेरे लिए बहुत टफ होता था, बहुत चैलेंजिंग होता था। सो बीच बीच में तो मेरी मम्मा आ जाती थी तो थोड़ा सा रिलीफ होता था। अदरवाइज मेरे लिए एक काफ़ी नो रेस्ट वाले डेज हुआ करते थे वो। फॉर्चुनेटली बाय 7 to 8 months मेरे बेबीज का जो शेड्यूल है वो काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड हो गया था। तो सुबह वो अराउंड 7:30 उठ जाते थे या मैं उन्हें उठा देती थी। उसके आगे एक को ब्रेस्ट फीड करवा लिया तो दूसरे को बॉटल फीड करवा देती थी और फिर वो हैप्पी रहते थे मॉर्निंग के उन मोमेंट्स में। तो एक को मसाज करके नहलवा देती और फिर दूसरे का भी वही शेड्यूल चलता। उसके बाद दोनों को मैं पिलो में प्रॉप अप करके साथ में कोई सीरियल दे देती। थोड़ी देर बाद वो फिर से सो जाते थे। जब वो सोते थे तो मैं भी इंश्योर करती थी कि उनके साथ लेट जाऊं, थोड़ा सा नैप ले लूं। इस 2 घंटे के नैप के बाद वियान तो पक्का उठ जाता था, उसे मैं घड़ी बुलाया करती थी, 2 घंटे में उठना ही है उसे। और फिर से वही फीडिंग, बर्पिंग, नैपी चेंजिंग का सेशन चलता था। फिर उन्हें कुछ फ्रूट पल्प एंड ऑल जब से देने का एज हुआ वो कुछ दिया करते थे। मैं भी इस बीच लंच कर लेती थी, मेरी सासू माँ थोड़ा सा उनके पास बैठ जाती थी। बीच बीच में ऐसा होता था कि वो काफ़ी क्रैंकी होते थे अगर उनकी तबीयत खराब है। वैसे सिचुएशंस में फिर से ये जो नैप टाइम, रेस्ट टाइम, ये सब कुछ बिगड़ जाता था। ये आपके साथ भी हो सकता है, इट्स वेरी नेचुरल। पर ये जो सिंक्रोनाइजेशन बना उनका, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं कि हाउ डिड आई अचीव दिस। इसके बाद एक बात सही रहा कि रात को मैं एटलीस्ट 2 एट स्ट्रेच 2 आवर्स से ज़्यादा मैं सोई नहीं, बट 2 आवर्स करके एटलीस्ट 4 से 4.5 घंटे का नींद मैं ले लिया करती थी। एक और टेंशन थी इन्हीं दिनों के दौरान कि मैं अपना PhD भी कर रही हूँ। सो इस दौरान मुझे रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह सर्च करने होते थे। तो रात को 11 बजे के आसपास बेबीज़ को सुला के मैं 2 घंटे टाइम वहाँ भी देती थी, इन्वेस्ट करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर आया उनका फर्स्ट बर्थडे अगस्त 2020 में। उनके बर्थडे के दिन मुझे अपने जॉब को फिर से ज्वाइन करना था क्योंकि कोविड की वजह से हम मेडिकल स्टाफ्स की सारी छुट्टियां कैंसिल हो चुकी थी। अब कोई चारा नहीं बचा था। मेरी मॉम अगेन एज अ सेवियर आई उन दिनों, बट बाय दैट टाइम सिंस सिंक्रोनाइजेशन हो गया था बेबीज का, सो 7:30 मैं उनको नहलवा कर, फ्रेश करवा के, ब्रेकफास्ट करवा के मैं जॉब पे जाती थी। मेरे जाने के बाद मेरी माँ और मेरी सास ने ये ध्यान रखा कि उनको आगे क्या सीरियल्स या फिर जो एक्सप्रेस्ड मिल्क है वो देना है, या फिर फॉर्मूला भी तब हमने टॉप अप करना शुरू कर दिया था आफ्टर 1 ईयर। सो ये सिलसिला चलता था। आराम से वो मॉर्निंग भी आफ्टरनून भी नैप लेते थे। बाय 3:30 मैं वापस आती थी, आकर उन्हें सुलाती थी आफ्टरनून नैप के लिए और खुद भी सो जाया करती थी उनके साथ। शाम को उठकर फिर वही प्ले टाइम वगैरह थोड़ा रहता था। शाम को उनके डैड के ऑफिस से आने के बाद दादी और पापा के पास बच्चों को छोड़कर मैं 10 to 15 मिनट्स का एक वॉक कर आती थी। अराउंड 9:30-10 हम डिनर करके फ्री हो जाते थे। बच्चे अराउंड 10:30-11 सो जाया करते थे। बाय द टाइम दे रीच्ड 1.5 years, रात को कुछ लंबी देर तक सोना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर भी जियान लेट सोता था, वियान सुबह जल्दी उठता था। इस बीच भी मुझे वही अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करना पड़ा। 2-2 घंटे में 11 बजे से 1-2 बजे तक मैं रोज़ अपने रिसर्च वर्क में बिजी होती थी। और ये जो 1-1.5 साल का स्लीप डिप्राइवेशन था उससे मुझे आदत सी हो गई थी रात को जागने की। सो इसे अच्छा कहे बुरा कहे, रिसर्च वर्क के लिए अच्छा रहा, मेरे हेल्थ के लिए शायद थोड़ा बुरा रहा। बाय द टाइम मेरे बेबीज 2 साल के हुए, इस बीच बाय अक्टूबर हमें एक बेबी सीटर मिल गई जो कि 24/7 हमारे साथ रहने लगी थी। उसके आने के बाद लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई क्योंकि मैंने कुछ बेबी रिलेटेड ड्यूटीज़ उसको दे दिए, तो मेरे खुद के लिए थोड़ा सा टाइम मुझे मिलने लगा और मैंने एक रेगुलर वर्कआउट शेड्यूल और वॉकिंग शेड्यूल शुरू किया। एटलीस्ट शाम के 5 से 6 बजे मैं खुद के लिए रखती थी। इसके आगे बाय अराउंड 2 years ऑफ एज बेबीज का जो ये स्लीप शेड्यूल था काफ़ी अच्छा बन गया था। अब वो रात को अराउंड 10:30 से मॉर्निंग 7:30 तक एट ए स्ट्रेच सोते थे। इसलिए अब मुझे
खुद के पढ़ाई के लिए और खुद के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालने में आसानी होती थी। अभी फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग बाहर हो गया है, तो अब वो जो बच्चों के पापा की तरफ से हेल्प मिलते थे वो मुझे नहीं मिल रहे। मॉर्निंग अब काफ़ी टफ रहता है क्योंकि उनको सुबह मम्मा या पापा साथ चाहिए होते हैं। सो इधर मैं उनको जब नहलवा रही होती थी, मसाज कर रही होती थी, तो मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट तैयार कर देते थे। अब वो हेल्प नहीं रहा, सो आई रियली हैव टू फाइट विथ एक बेबी को हाथ में लेके इधर रोटी सेक रही हूँ या फिर ओट्स बना रही हूँ। सो ऐसा कुछ करना पड़ता है मुझे। आई होप ये सागा जल्दी ही ख़त्म हो जाए। अभी मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं मॉर्निंग 6-6:30 उठ जाती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट और लंच कुक कर लेती हूँ, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, घर वालों के लिए भी, और उसके बाद बच्चों को फ्रेश करवा के मैं 9 बजे निकल जाती हूँ। मेरे पीछे मेरी सास और मेरी बेबी सिटर ये इंश्योर करती हैं कि बच्चे अच्छे से टाइम पे खा रहे हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, स्नैक्स हो, लंच हो। और फिर उनका नैप टाइम भी कभी कभी मेरे घर आने से पहले शुरू हो जाता है। मैं अराउंड 3:30 आकर घर पहुंचती हूँ और फिर आपके लिए ये जो वीडियोस बना रही हूँ ये रिकॉर्ड करती हूँ फ्रॉम 3:30 to 5 PM। इसके बाद मुझे फिर अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। सिंस मुझे वॉक करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए शाम को जाती हूँ, मैं वॉक करके जाती हूँ और फिर वॉक करके ही वापस आती हूँ, तो काम भी हो जाता है और वॉकिंग भी हो जाती है। फिर घर आकर अराउंड 7:30-8 में पहुँचती हूँ। बच्चों के साथ 45 मिनट्स टू 1 आवर थोड़ा सा खेल लिया, थोड़ा बुक्स पढ़ लिया, एक्सरसाइज कर लिया, मज़े कर लिए और फिर डिनर बनाकर उन्हें परोस देती हूँ बाय 9:15-9:30 और फिर बाय 10:30 वो सो जाते हैं। और उसके बाद फिर मेरा वही रिसर्च वर्क शुरू होता है 10:30 या फिर 11 से 1 PM तक, और फिर ऐसे ही फिर दूसरी सुबह होती है और मेरा दिन शुरू होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मुझे लगता है हर ट्विन माँ को थोड़ा टाइम से मेरा मतलब है कुछ महीने तो लग ही जाते हैं फिगर आउट करने में कि कैसे इनको संभालना है। आप लकी होंगी अगर आपके पास मैन पावर हो। मेरे पास मैन पावर नहीं था। कोविड की वजह से पार्ट टाइम हेल्प हमारे अपार्टमेंट में भी अलाउड नहीं था और हमें भी काफ़ी रिस्की लगा। 24/7 बेबी सिटर हमें मिल नहीं रही थी। सो शुरू का जो 1 ईयर रहा मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए बहुत टफ था। मेरी माँ एज अ सेवियर कुछ आ जाया करती थी बीच में, मेरी सिस्टर्स ने भी काफ़ी हेल्प किए, तो थोड़ा सा बैलेंस बना। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी ट्विन बेबीज़ हैं तो काइंडली आप एक्स्ट्रा मैन पावर अरेंज करें। पहले से इंश्योर करें कि आपके पास हेल्पिंग हैंड्स हो। एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस रेक्यूपरेटिंग फेज। आपका खुद का बॉडी स्कार्ड होता है, आप खुद थके हुए होते हैं और उस वक्त 2 बेबी का केयर लेना कितना टफ है ये आप मुझसे पूछिए। मैंने तो अपना पूरा बेडरूम ही खाली कर दिया इस डर से कि बेबीज़ को चोट न लगे। आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो मेरे ट्विन मोमेंट्स वाले प्लेलिस्ट में आपको बहुत ऐसे वीडियोस दिखे होंगे जिसमें बेडरूम में और कुछ नहीं, बस मैट्रेसेस या फिर मैट्स, चटाई ये सब बिछे हुए हैं सो दैट बेबीज को चोट ना लगे। बेहतर है आप पहले से ही प्लान करें डिलीवरी के पहले से कि आपको मैन पावर चाहिए होंगे। प्लस इसके साथ साथ एक पूरे दिन का जो टाइम लाइन है वो अपने हेड में फिक्स कर लीजिए कैसे आपको क्या करना है। तीसरी बात है, सबसे अच्छा होता है अगर आप बच्चों के शेड्यूल का एक सिंक्रोनाइजेशन कर सकें। इसके बाद आपको ज़रूर थोड़ा टाइम खुद के लिए मिलेगा। और हाँ, अपने स्पाउस और घर के दूसरे लोगों से हेल्प तो आपको लेना ही है, लेना चाहिए। अगर ये हेल्प मिले तो बहुत आसानी हो जाती है। आई होप मैंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस या रोड ब्लॉक्स आपसे शेयर किए रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट while bringing up my twin babies in last 2 years, इससे आपको कुछ आइडियाज तो हो गए होंगे कि आप कैसे अपने बेबीज को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि मेरे एक्सपीरियंस से किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है। Keep watching my channel, keep supporting me. Bye bye. Thank you.